অ্যাপ্লিকেশন অফ হেনরিজ ল, হেনরি সূত্রের ব্যবহারিক প্রয়োগ। নাম্বার 1, to increase the solubility, of CO2 in soft drinks and soda water, the bottle is sealed under high pressure. সফট ড্রিঙ্কে এবং সোডা ওয়াটারে কার্বন ডাই অক্সাইডের দ্রাব্যতা বৃদ্ধি করার জন্য বোতলকে অতি উচ্চ চাপে বন্ধ রাখা হয়। क्योंकि हमको मालूम है क्या हेनरीज लॉ क्या कहता है। हेनरीज लॉ कहता है जितना तुम प्रेशर बढ़ाओगे सॉलिबिलिटी उतना बढ़ेगा। तो ये हो गया पार्शियल प्रेशर, एक्स हो गया सॉलिबिलिटी। तो पार्शियल प्रेशर के साथ सॉलिबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जितना तुम प्रेशर बढ़ाओगे गैसियस मॉलिक्यूल का सॉलिबिलिटी उतना बढ़ेगा। ओनली फॉर गैसियस मॉलिक्यूल्स। और जहां पे हम लिखेंगे क्या, ई हो गया प्रेशर, एक्स हो गया क्या सॉलिबिलिटी, और इसको मोल फ्रैक्शन भी कह सकते हैं क्योंकि मोल फ्रैक्शन तो एक अमाउंट है ना। सॉलिबिलिटी एक अमाउंट को इंडिकेट करता है, मोल फ्रैक्शन भी एक अमाउंट को इंडिकेट करता है। तो सॉलिबिलिटी और मोल फ्रैक्शन दोनों एक अमाउंट को इंडिकेट करता है। तो हमने देखा क्या, गैसियस सॉल्यूट जब होगा तब तुम प्रेशर बढ़ाओगे तो सॉलिबिलिटी या मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा। इसीलिए जब सील बोतल को हम जब ओपन करते हैं ना, कोल्ड ड्रिंक जब हम पीते हैं तो सील बोतल को जब ओपन करते हैं तब एक हिसिंग साउंड जनरेट होता है ना, लाइक दैट। इसका मतलब क्या हुआ, प्रेशर रिलीज हो गया। प्रेशर जब रिलीज होगा मतलब प्रेशर डिक्रीज कर गया। प्रेशर डिक्रीज कर गया मतलब सॉलिबिलिटी डिक्रीज कर गया। इसका मतलब वो सील बॉटल को जब सील जब तोड़ोगे ना तो ग्रेजुअली CO2 ना रिलीज होते ना हो जाएगा। तो तुम एक कोल्ड ड्रिंक्स बॉटल को तो तुम सील जब ओपन करोगे थोड़ा सा पीने के बाद 3 दिन फ्रिज में रख दोगे तब क्या होगा, तब ग्रेजुअली CO2 वो बोतल से निकल जाएगा। और 3 दिन बाद जब हम कोल्ड ड्रिंक्स को पियेंगे ना तो वो सोडा वाटर का वो झाज ना वो नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा, ओनली मिलेगा क्या स्वीट, ओनली स्वीट नेचर मिलेगा। क्या शुगर वाटर लाइक दैट ऑल, क्योंकि सोडा वाटर में तो शुगर है, कलर भी है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड भी है। तो सील जब तोड़ेंगे प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा। प्रेशर डिक्रीज करेगा तो सॉलिबिलिटी डिक्रीज करेगा। सॉलिबिलिटी कैसे डिक्रीज करेगा, CO2 ग्रेजुअली ओपन बॉटल से ग्रेजुअली रिलीज होगा। और बॉटल जब सील जब टूट जाता है तब क्या होता है, थोड़ा सा तो ओपन स्पेस जनरेट कर जाता है ना, वो थोड़ा सा ओपन स्पेस से ना CO2 ग्रेजुअली रिलीज हो जाता है। इसलिए तुम एक हफ्ता सील को तोड़ दिया तुमने, एक ग्लास पी लिया, अभी एक हफ्ता तुम फ्रिज में रख दो, वो झाज तुमको नहीं मिलेगा। इसका मतलब CO2 सब रिलीज हो गया। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट एप्लीकेशन। ठीक है, अभी हम चले आएंगे सेकेंड एप्लीकेशन। हो गया ना, इस सेकेंड एप्लीकेशन में हम चले आएंगे। देखो to minimize the painful effects accompanying the decomposition of यहाँ पे ये हो गया the decompression
decompression of deep sea divers, oxygen diluted with less soluble helium gas is used as breathing gas. अभी देखो, ये जो स्टेटमेंट हमने लिखा, इसमें हमने क्या लिखा? जब स्कूबा डाइवर डीप सी में चला जाता है, तब ये हो गया सी का सरफेस। हाँ, तो जितना नीचे जाएगा तो डेप्थ, हाइट इंक्रीज करेगा। हाइट इंक्रीज करेगा मतलब प्रेशर इंक्रीज करेगा। प्रेशर इंक्रीज करेगा मतलब सॉलिबिलिटी इंक्रीज करेगा। अभी स्कूबा डाइवर क्या कैरी करता है? एयर सिलेंडर कैरी करता है, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं, एयर सिलेंडर। एयर सिलेंडर में यूजुअली क्या रहता है? 70% ऑक्सीजन रहता है, 70% नाइट्रोजन रहता है और 30% ऑक्सीजन। हाँ, 70% नाइट्रोजन, 30% ऑक्सीजन रहता है। जब जितना नीचे जाएगा प्रेशर उतना बढ़ेगा, सॉलिबिलिटी उतना बढ़ेगा। तो जब उसको ब्रीदिंग पर्पस के लिए जब एयर सिलेंडर को यूज करेगा ना, तो ब्लड में नाइट्रोजन भी चला जाएगा, ऑक्सीजन भी चला जाएगा। अभी ऑक्सीजन चला जाएगा और हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करके हीमोग्लोबिन तैयार करता है, बट नाइट्रोजन तो इनर्ट होता है। नाइट्रोजन इनर्ट हो गया, वो ब्लड में चला गया। अभी स्कूबा डाइवर बहुत डेप्थ में है, तो सडनली ये सरफेस की तरफ चला जाता है, तो डेप्थ डिक्रीज कर जाता है, तो प्रेशर डिक्रीज कर जाता है। इसका मतलब सॉलिबिलिटी डिक्रीज कर जाता है। अभी ऑक्सीजन तो निकल आता है, बट नाइट्रोजन क्या करता है? वो ब्लड के अंदर जो हीमोग्लोबिन है उसके अंदर बबल्स तैयार करता है। बबल्स क्योंकि ब्लड के साथ नाइट्रोजन मिक्स नहीं करता है, तो ब्लड के अंदर नाइट्रोजन एक बबल्स तैयार करता है, क्योंकि वो तो एयर है, तो ब्लड के साथ मिक्स नहीं करता। अभी वो जब ऊपर चला आता है तो प्रेशर डिक्रीज होता है, तो सॉलिबिलिटी डिक्रीज होता है। तो नाइट्रोजन जब ब्लड में से बबल की तरफ निकलता है ना, तब एक पेन होता है, तब बॉडी क्या हो जाता है? बेंड हो जाता है। उसको हम कहते हैं क्या? बेंड्स। बॉडी बिकम बेंडिंग, बेंड्स कर जाता है, ये ऐसा बॉडी ऐसा हो जाता है, क्योंकि बॉडी में दर्द होता है। बबल जब निकलता है, ब्लड फ्लो होता है तो ठीक है, बट ब्लड के साथ तो बबल जब चला आता है ना, तो बॉडी में बहुत एक दर्द होता है, बॉडी में एक दर्द। ये दर्द को मिनिमाइज करने के लिए हम क्या करते हैं? नाइट्रोजन का अमाउंट थोड़ा सा घटा देते हैं। हम क्या यूज करते हैं? लेस सॉल्युबल हीलियम गैस, 10% हीलियम गैस हम यूज करते हैं। तब नाइट्रोजन का अमाउंट होता है 60% और 30% ऑक्सीजन। तो 30% ऑक्सीजन, 60% नाइट्रोजन और 10% हीलियम यूज करते हैं। तो नाइट्रोजन का अमाउंट हम थोड़ा सा गिरा देते हैं। और स्कूबा डाइवर को यह ऐसा ही इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है क्या? तुम जाओगे, जब डीप सी में जब जाओगे धीरे धीरे जाओगे, अब जब तुम सरफेस में आओगे तब धीरे धीरे आओगे। तब क्या धीरे धीरे क्या होता है? प्रेशर बढ़ता है, धीरे धीरे सॉलिबिलिटी बढ़ता है। और धीरे धीरे तुम जब सरफेस के तरफ आओगे तो धीरे धीरे सॉलिबिलिटी कमता है, तो धीरे धीरे सॉलिबिलिटी भी कमता है, तो पेन का होगा बट कम होगा। पेन होगा बट कम होगा। इसीलिए इस फेनोमेनन का नाम क्या है? बेंडिंग। इस फेनोमेनन का नाम क्या है? बेंडिंग। और ये हमको लिखना पड़ेगा क्या? एयर सिलेंडर में क्या रहता है? अभी 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 हम लिखेंगे क्या? इनिशियली, ये ब्रैकेट में लिखेंगे इनिशियली एयर सिलेंडर, इनिशियली एयर सिलेंडर में क्या रहता है? इनिशियली एयर सिलेंडर में 70% नाइट्रोजन गैस रहता है और अप्रोक्सीमेटली 30% ऑक्सीजन गैस रहता है, ठीक है। बट नाउ एयर सिलेंडर एयर सिलेंडर consists what?
11.7% हीलियम, 56.2% नाइट्रोजन गैस, और क्या 32.1% ऑक्सीजन गैस। तो ये पहले एयर सिलेंडर में देखो ओनली नाइट्रोजन और ऑक्सीजन रहता था। ऑक्सीजन तो हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करके ऑक्सीहीमोग्लोबिन होता था। अभी जब प्रेशर घटता है तो ऑक्सीजन का सॉलिबिलिटी भी घटता है, तो ऑक्सीहीमोग्लोबिन से हीमोग्लोबिन हो जाता है। बट नाइट्रोजन जब ब्लड में घुसता है तो नाइट्रोजन ब्लड के साथ कोई कंबाइन नहीं करता है, ब्लड के अंदर बबल्स तैयार करता है। जब जब प्रेशर डिक्रीज करता है तो बाबल बॉडी से निकलता है। वो बाबल जब बॉडी से जब निकलता है तो बहुत ही दर्द होता है। इसीलिए हमने क्या किया, नाइट्रोजन का अमाउंट थोड़ा सा हमने घटा दिया, 70% उसका अमाउंट 56.2 हो गया, और हमने हीलियम को इंट्रोड्यूस किया। क्योंकि हेनरीज लॉ कहाँ पे एप्लीकेबल है, ये ब्रैकेट को हम यहाँ पे क्लोज नहीं करते, यहाँ पे एक सेमीकोलन देते हैं। हेनरीज लॉ कहाँ पे एप्लीकेबल है? हेनरीज लॉ सब गैस के लिए एप्लीकेबल नहीं है। हेनरीज लॉ सब गैस के लिए अवेलेबल नहीं है। वो वैसा गैस के लिए अवेलेबल है जो कोई सॉल्वेंट के साथ कोई रिएक्शन नहीं करता है, डिसोसिएशन भी नहीं होगा, एसोसिएशन भी नहीं होगा। तो हम लिखेंगे क्या, हेनरीज लॉ as Henry's law is applicable for only partly less soluble gases, as for example nitrogen, oxygen, helium, which are not participating association or dissociation reaction। यहाँ पे हमने ब्रैकेट क्लोज कर दिए। तो लिखेंगे क्या, लिखबो আমরা এয়ার সিলিন্ডারে প্রথমে 70% নাইট্রোজেন 30% অক্সিজেন থাকতো, কিন্তু বর্তমানে এয়ার সিলিন্ডারে 11.7% হিলিয়াম, 56.2% নাইট্রোজেন, 32.1% অক্সিজেন গ্যাস উপস্থিত। কারণ আমরা জানি হেনরিজ ল কেবলমাত্র কম দ্রাব্য গ্যাসের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যেমন নাইট্রোজেন, অক্সিজেন, হিলিয়াম, যাহারা বিয়োজন বা সংযোজন এইরূপ বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে না। तो ये होगा हमारा सेकंड एप्लीकेशन। हाँ, थर्ड एप्लीकेशन हम लिखेंगे। यूजुअली क्या होता है, जब हम हायर ऑल्टीट्यूड में जाते हैं ना, हिल स्टेशन में, तब क्या होता, तब मेरे साथ हुआ था। मैंने जब नाथुला पास में जब गया था ना, मैंने नाथुला पास में, तब नाथुला पास में मैंने गया, वहां पे चाइना बॉर्डर है, वहां पे आर्मी का लोग है, और बॉर्डर के नजदीक चाइना का आर्मी है, इंडियन आर्मी है, तो वो हायर ऑल्टीट्यूड में। सडनली क्या हुआ, जब हम नाथुला पास से जस्ट वो बॉर्डर से हम जस्ट थोड़ा सा नीचे आ रहे थे, तब सडनली क्या बारिश हो गया, अंधेरा छा गया। तो हायर ऑल्टीट्यूड में क्या होता है, एनोक्सिया होता है। एनोक्सिया मतलब लॉस ऑफ थिंकिंग एबिलिटी, चिंतन जो शक्ति है ना, वो थोड़ा सा उस टाइम के लिए गुम हो जाता है। तो सडनली मैंने क्या किया, मेरा पूरा ब्लैकआउट हो गया, मैं कुछ सोच नहीं सकता। उस टाइम मेरे को क्या हुआ, मेरा कोई एबिलिटी नहीं है मैं कुछ सोचूं। उसके बाद सडनली मेरे को ज्ञान आया, जब गाड़ी तो वहां पे पूरा अंधेरा छा गया। तो हायर ऑल्टीट्यूड में क्या होता है, ऑक्सीजन का डेफिशिएंसी होता है। ऑक्सीजन का डेफिशिएंसी लिए क्या होता है, एनोक्सिया होता है। एनोक्सिया मतलब लॉस ऑफ थिंकिंग एबिलिटी। ठीक है, तो एनोक्सिया ये छोटा क्वेश्चन, एनोक्सिया टर्म इंपॉर्टेंट है। और सेकंड वाला जो एप्लीकेशन के लिए वो बेंडिंग टर्म एप्लीकेबल है। स्कूबा डाइवर के लिए बेंडिंग होता है, और जब हम हायर ऑल्टीट्यूड में जाते हैं, डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन होता है, वहां पे एनोक्सिया मतलब लॉस ऑफ
थिंकिंग एबिलिटी। ठीक है ना, या नहीं? ठीक है, ठीक है, श्योर। अभी देखो थर्ड एप्लीकेशन में हम लिखेंगे एट हाई ऑल्टीट्यूड the partial pressure of oxygen gas is less than that at the ground level। অধিক উচ্চতায় অক্সিজেন গ্যাসের আংশিক চাপ পৃষ্ঠতলের তুলনায় কম। This leads to low concentration of oxygen in the blood and tissues of flying birds, of people living at high altitudes। Low blood oxygen causes flying birds to become weak and makes them to think clearly, symptoms of a condition known as anoxia। तो हम लिखेंगे क्या? অতি উচ্চতায় অক্সিজেন গ্যাসের আংশিক চাপ পৃষ্ঠতলের তুলনায় কম হয়, তার ফলে যাহারা অতি উচ্চতায় পাহাড়ে ওঠে বা থাকে তাদের রক্তের মধ্যে অক্সিজেনের গাঢ়ত্ব, তাদের রক্তের মধ্যে এবং কোষ এবং কলার মধ্যে অক্সিজেনের গাঢ়ত্ব কম থাকে। অক্সিজেনের গাঢ়ত্ব কম থাকার ফলে যারা পাহাড়ে ওঠে তারা খুব দুর্বল হয়ে পড়ে এবং তারা তাদের চিন্তন শক্তি হারিয়ে ফেলে। এই 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 সম্ভাবনাকে বা এই ঘটনাকে, এই ধরনের ইন্ডিকেশনকে আমরা অ্যানক্সিয়া বলে থাকি। তাহলে হেনরির সূত্রের সীমাবদ্ধতা, হেনরিজ ল কেবলমাত্র প্রযোজ্য নাম্বার এ प्रेशर इज लो, निम्न चापे। तो हेनरीज लॉ जब प्रेशर जब कम होता है तो इसीलिए एप्लीकेबल, क्योंकि प्रेशर जब बढ़ गया तो सॉल्युबिलिटी बढ़ गया। बट हेनरीज लॉ क्या कहता है? हेनरीज लॉ उसी गैस के लिए एप्लीकेबल है जिसका सॉल्युबिलिटी कम है। तो सॉल्युबिलिटी कब कम होगा? जब प्रेशर कम होगा। इसीलिए प्रेशर ही लो होना चाहिए, निम्न चाप। सेकेंड, टेम्परेचर is also low।
टेम्पारेचर इज ऑल्सो लो, टेम्पारेचर इज लो, तापमात्रा निम्नमाনের, तापमात्रा मान कम, the gas is not highly soluble। एग्जाम्पल हमको मालूम है, N2 गैस है, O2 गैस है, हीलियम है, ये गैस का सॉलिबिलिटी बहुत ही कम है। और क्या है, द गैस नाइदर reacts with the solvent nor participate in association or dissociation। চাপের মান কম হতে হবে, তাপমাত্রার মান কম হতে হবে। থার্ড হচ্ছে যে গ্যাসের দ্রাব্যতা কম হতে হবে, যেমন নাইট্রোজেন, অক্সিজেন, হিলিয়াম। फोर्थ वाला पॉइंट क्या है, গ্যাসটি দ্রাবকের সাথে কোন রকম বিক্রিয়া করবে না বা দ্রাবকের সাথে কোন রকম সংযোজন বা বিয়োজন বিক্রিয়া অংশগ্রহণ করবে না। এই বোর্ডটা আবছা হয়ে গেল কেন? তরল দ্রবণের বাষ্পচাপ, vapor pressure of volatile liquid, উদ্বায়ী তরল পদার্থের বাষ্পচাপ। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे एक कंटेनर हम ले लेते हैं, एक बीकर हमने ले लिया। ठीक है, अभी बीकर के अंदर थोड़ा सा पानी है, यहाँ पे पानी है, वाटर सॉल्वेंट है, वाटर का वही सॉल्वेंट लो। तो हमको क्या मालूम है, वाटर का वोलाटाइल है या नहीं, हमको पहले वो वाटर वाला, वाटर जो सॉल्वेंट है वो का वोलाटाइल है, वोलाटाइल नहीं है। इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमको एक वोलाटाइल लिक्विड लेना पड़ेगा। वोलाटाइल लिक्विड हम क्या ले सकते हैं, एक अल्कोहल को ले सकते हैं, मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल होगा एक वोलाटाइल लिक्विड जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, 78 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, बॉइलिंग पॉइंट पूर्णांको 78 डिग्री सेंटीग्रेड। तो उसको हम वोलाटाइल लिक्विड कह सकते हैं, उद्वायी तरल पदार्थ। ठीक है, अभी जब तुम ये वोलाटाइल लिक्विड को जब रखोगे ना, तब ग्रेजुअली क्या होगा, ये वोलाटाइल लिक्विड ग्रेजुअली वेपर में कन्वर्ट होगा। तुम हीट अप्लाई करो या नहीं करो, बाहर में रखोगे या घर के अंदर भी रखोगे, ग्रेजुअली ये अल्कोहल एवापोरेट करेगा, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या होगा, लिक्विड थोड़ा सा है, थोड़ा सा गैस में होगा, गैस भी होगा। तो यहाँ पे सपोज सोच लो, यहाँ पे मिथाइल अल्कोहल का वेपर है। अब ये वेपर क्या करेगा, परपेंडिकुलरली जो रेसिडुअल पार्ट मिथाइल अल्कोहल का है उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करेगा, जिसको हम कहते हैं वेपर प्रेशर। तो जो लिक्विड हमने लिया उसने वेपर में कन्वर्ट हुआ, तो थोड़ा सा कन्वर्ट हुआ, तो जो थोड़ा सा कन्वर्ट हुआ वेपर, वो वेपर क्या किया, रेसिडुअल पार्ट ऑफ लिक्विड को वर्टिकली प्रेशर अप्लाई किया। इस प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ वोलेटाइल लिक्विड। तो ये होता है कि प्रेशर अप्लाइड बाय वेपर ऑफ volatile liquid methyl alcohol, which is known as
known as vapor pressure of volatile liquid. तो यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है, यहाँ पे CH3OH मिथाइल अल्कोहल है जो लिक्विड स्टेट में है। इसका थोड़ा सा प्रोपोर्शन क्या होता है, वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। तो कुछ देर बाद क्या होता है, मिथाइल अल्कोहल लिक्विड के साथ मिथाइल अल्कोहल गैस का एक इक्विलिब्रियम होता है। इसका मतलब क्या, जितना मिथाइल अल्कोहल लिक्विड स्टेट में है उतना मिथाइल अल्कोहल गैसियस स्टेट में है। इन दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम है, इसीलिए ये इक्विलिब्रियम में है। जब ये इक्विलिब्रियम में रहेगा तब क्या होगा, ये गैस वाला मिथाइल अल्कोहल परपेंडिकुलरली लिक्विड मिथाइल अल्कोहल के ऊपर एक प्रेशर अप्लाई करेगा, जिसको हम वेपर प्रेशर ऑफ ভোলাটাইল লিকুইড বলেंगे। তাহলে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি যে মিথাইল অ্যালকোহল তরল অবস্থায় রয়েছে, ও আস্তে আস্তে বাষ্পে পরিণত হবে। বাষ্পে পরিণত হওয়া মিথাইল অ্যালকোহল লম্বভাবে তরল মিথাইল অ্যালকোহলের উপর চাপ প্রয়োগ করবে, যাকে আমরা বলবো উদ্বায়ী তরল পদার্থ দ্বারা উদ্বায়ী তরল পদার্থের বাষ্পচাপ। ठीक है, हो गया ना। अभी चले आएंगे क्या, ये जो वेपर प्रेशर जो तैयार होता है ना लिक्विड का, ये कुछ कुछ फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। तो कौन सा वाला फैक्टर आपको मालूम होना चाहिए। द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, द वेपर प्रेशर, द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड depends on the following factors. লিখবো কি, তরল পদার্থের বাষ্পচাপ নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর নির্ভর করে। नंबर 1 हो गया टेम्परेचर, तापमात्रा। ठीक है, तो अभी टेम्परेचर जितना तुम बढ़ाओगे लिक्विड उतना ज्यादा वेपर में कन्वर्ट होगा, जितना ज्यादा वेपर होगा उतना ज्यादा वेपर प्रेशर होगा। तो लिखेंगे क्या, वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। बाष्पचाप तापमात्रा साथे समानुपाती। इसका मतलब हो गया क्या, with increase of vapor pressure of liquid, sorry, vapor pressure of liquid increases with increase in temperature। তাপমাত্রা বৃদ্ধির সাথে সাথে তরল পদার্থের বাষ্পচাপ বৃদ্ধি পায়, কারণ যত তাপ ব্যবহার করব তরল পদার্থ তত বাষ্প পরিণত হবে, যত বাষ্প তৈরি হবে তত বেশি বাষ্পচাপ। इसका मतलब क्या होगा, टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होगा, जितना ज्यादा वेपर होगा उतना वेपर प्रेशर होगा। अब चले आएंगे क्या, नेचर ऑफ लिक्विड। with increase in temperature, nature of liquid, তরল পদার্থের প্রকৃতি। every liquid has a definite intermolecular
force of attraction. প্রত্যেকটি তরল পদার্থের মধ্যে নির্দিষ্ট আন্তরাণবিক আকর্ষণ বল কাজ করে। The liquids with weak intermolecular forces, the liquids with weak intermolecular forces tends to easily escape from liquid to vapor, tends to easily escape from liquid to vapor phase. যে সকল তরল পদার্থের মধ্যে দুর্বল আন্তরাণবিক আকর্ষণ বল উপস্থিত, তারা সহজেই তরল পদার্থ থেকে বাষ্পীয় অবস্থায় পরিণত হয়। And hence they have a greater vapor pressure. তাই উহাদের বাষ্পচাপের মানও অধিক হয়। While those liquids with strong intermolecular forces and while those liquids with strong intermolecular forces has a less tendency to convert into vapor phase, so they possesses low vapor pressure. এবং যে সকল তরল পদার্থের মধ্যে শক্তিশালী আন্তরাণবিক আকর্ষণ বল থাকে, তাদের তরল অবস্থা থেকে বাষ্পে পরিণত হওয়ার প্রবণতা কম, তাই তাহাদের দ্বারা প্রযুক্ত বাষ্পচাপের মানও কম হয়। हमने बोला क्या, हमने यहाँ पे बोला क्या है, जो सॉल्यूशन लेंगे उसमें जो सॉल्वेंट है वो वोलाटाइल, इसका मतलब सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कम है। ठीक है, इसमें हम नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट देते हैं। नॉन वोलाटाइल मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। ठीक है, अभी यहाँ पे दो टाइप का प्रेशर डेवलप कर सकता है। पहले वाला केस क्या है, पहला वाला केस है, हमने क्या किया, हमने सिर्फ प्योर सॉल्वेंट को लिया। ठीक है, अभी ये प्योर सॉल्वेंट ही है जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। हाँ, अभी प्योर सॉल्वेंट सपोज ले लो A2 मॉलिक्यूल, इसमें A सिंगल बॉन्ड A है। ठीक है, अभी हमने बोला क्या, सॉल्वेंट वोलाटाइल है। सॉल्वेंट वोलाटाइल मतलब क्या हो गया, इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमको कम एनर्जी अप्लाई करना पड़ेगा। एनर्जी कम अप्लाई करेंगे तो बॉन्ड टूट जाएगा और एटॉम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं क्या, सॉल्वेंट जो लिक्विड स्टेट में हो वो इजीली वेपर स्टेट में चला है। तो जो सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कम है, वोलाटाइल है, तो उससे तो हमको ज्यादा वेपर मिलेगा।
ज्यादा वेपर मिलेगा मतलब जब प्रेशर जो होगा वो भी ज्यादा वेपर प्रेशर होगा, तो हम कह सकते हैं क्या इसका वेपर प्रेशर बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, ये वाला एक केस नॉन वोलाटाइल। बॉइलिंग पॉइंट इज लेस। हाँ, ये हो गया फिगर ए। अभी फिगर बी में हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे प्योर प्योर सॉल्वेंट ए है, A2 मॉलिक्यूल जो वोलाटाइल है। इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमको लेस एनर्जी चाहिए, इसका मतलब कम टेम्परेचर में ये इजीली वेपर हो जाएगा। अभी इसके साथ हमने क्या किया, हमने सॉल्यूट ऐड किया, ये हो गया हमारा सॉल्यूट। तो ये सॉल्वेंट है, ये सॉल्यूट है। ठीक है, अभी ये सॉल्वेंट और सॉल्यूट, तो सॉल्वेंट के वोलेटाइल सॉल्वेंट के अंदर जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को जब ऐड करेंगे तब ये दोनों को मिक्स करके हमको क्या मिलेगा, 2AB मॉलिक्यूल मिलेगा। A2 प्लस B2 हो गया 2AB। अभी कंपेयर करो, यहाँ पे ये बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमको एनर्जी कम चाहिए, तो इसका मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। ये नॉन वोलेटाइल है, इसको ब्रेक करने के लिए हमको ज्यादा एनर्जी चाहिए, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। तो वेपर प्रेशर यहाँ से ज्यादा मिलेगा, यहाँ से कम मिलेगा। तो एक बात हम तब कह सकते हैं क्या, वेपर प्रेशर ऑफ A2 ग्रेटर देन वेपर प्रेशर ऑफ B2, क्योंकि हमको मालूम है A2 मॉलिक्यूल वोलाटाइल है, B2 मॉलिक्यूल नॉन वोलाटाइल है। ठीक है, हो गया ना। A2 मॉलिक्यूल वोलाटाइल है, B2 मॉलिक्यूल नॉन वोलाटाइल है, तो ये वोलाटाइल, इसीलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। तो ये हो गया नॉन वोलाटाइल, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। तो वोलाटाइल जो है ना, जो वोलाटाइल है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, तो यहाँ से वेपर भी ज्यादा मिलेगा। वेपर ज्यादा मिलेगा मतलब इसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, किससे, सॉल्यूट से। ठीक है, हो गया। তাহলে A2 মলিকিউলের বাষ্পচাপ B2 মলিকিউলের থেকে বেশি, কারণ A2 মলিকিউল দ্রাবক যাহা উদ্বায়ী প্রকৃতির, B2 মলিকিউল দ্রাবক যাহা অনুদ্বায়ী প্রকৃতির। দ্রাবক উদ্বায়ী প্রকৃতির হওয়ায় ইহা স্ফুটনাঙ্গ কম, স্ফুটনাঙ্গ কম হয়, কম তাপমাত্রায় আমরা অধিক বাষ্প পাবো, অধিক বাষ্প হলে বাষ্পচাপ অধিক হবে, তাই দ্রাবকের বাষ্পচাপ দ্রাবের তুলনায় বেশি। हो गया। अभी हमको क्या मिला, हमको मिला क्या, सॉल्यूशन मिला। हमको यहाँ पे सॉल्यूशन मिला ए बी, हाँ ए बी सॉल्यूशन हमको मिल गया। अभी इस सॉल्यूशन में तुम देखो, इस सॉल्यूशन में हम वेपर के साथ सॉल्वेंट के साथ वेपर को अभी कंपेयर, सॉल्वेंट के साथ सॉल्यूशन को अभी कंपेयर अभी करेंगे। ठीक है, हाँ अभी सोचो सॉल्वेंट में तो ए सिंगल बॉन्ड है, ए बॉन्ड तो वीक है। अभी ए बी जो मॉलिक्यूल तैयार हुआ उसमें जो बॉन्ड है इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ A2 के कंपेयर में ज्यादा है, क्योंकि A2 मॉलिक्यूल तो वोलाटाइल था, B2 मॉलिक्यूल नॉन वोलाटाइल था। तो एक वोलाटाइल एक नॉन वोलाटाइल जो मिलेगा उसको एक मॉलिक्यूल होगा जिसका नाम है सॉल्यूशन, उस सॉल्यूशन का बॉन्ड स्ट्रेंथ ये वोलाटाइल से ज्यादा होगा। तो ये हो गया क्या, नॉन वोलाटाइल हो गया, जो सॉल्यूशन हो गया वो हो गया नॉन वोलाटाइल। अभी क्या हो गया, बॉन्ड स्ट्रेंथ greater than bond strength of, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे बुलेट देके लिखेंगे। ये पिक्चर के नीचे, ये पिक्चर हो गया फिगर बी हो गया। अभी पिक्चर के नीचे हम लिखेंगे बुलेट देके, क्या क्या जा बॉन्ड स्ट्रेंथ और इंटरमोलिक्यूलर force of attraction of AB
molecule is greater than pure solvent A2 molecule, তাহলে আন্তরাণবিক আকর্ষণ বল বা বন্ধন দৃঢ়তা AB মলিকিউলের A2 মলিকিউলের তুলনায় বেশি। तो अभी क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट जिसका ज्यादा होगा वो उसका वेपर में कन्वर्ट होने के लिए टेंडेंसी कम होगा। तो वेपर कम होगा तो वेपर प्रेशर भी कम है, तो हम लिख सकते हैं क्या, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट AA और A2 ग्रेटर देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन AB। তাহলে বিশুদ্ধ দ্রাবক A2 এর বাষ্পচাপ ग्रेटर देन द्रवणेर बाष्पचाप AB, ये हमने एस्टेब्लिश कर दिया। क्योंकि हमको मालूम है जो जितना वोलाटाइल होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, बॉइलिंग पॉइंट जितना कम होगा उसका वेपर उतना ज्यादा होगा, ज्यादा वेपर होगा तो ये परपेंडिकुलरली रेसिडुअल पार्ट ऑफ लिक्विड के अंदर ऊपर ज्यादा प्रेशर अप्लाई करेगा। तो ज्यादा वेपर प्रेशर मतलब वोलाटाइल ज्यादा मतलब बॉइलिंग पॉइंट कम, ये हमने एस्टेब्लिश कर दिया। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं क्या, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ AA, that is partial pressure of AA greater than partial pressure of AB। ठीक है, स्मॉल p हो गया पार्शियल प्रेशर आंशिक चाप, PA मतलब पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, PAB हो गया पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अभी हम चले आएंगे क्या, अभी हम चले आएंगे तो ये सब चीज कहाँ पे दिखने को मिलता है, ये सब चीज हमको कहाँ पे दिखने को मिलता है। एग्जाम्पल हमारे पास है, एग्जाम्पल ले लो, नंबर 1 एग्जाम्पल ले लो, ग्लूकोज कॉमा सुक्रोज कॉमा यूरिया कॉमा फ्रुक्टोज आर non volatile solid solute glucose sucrose urea fructose are non volatile solid solute, non volatile comma non electrolyte solid solute, গ্লুকোজ কমা সুক্রোজ কমা ইউরিয়া কমা ফ্রুক্টোজ হলো অনুদ্বায়ী কমা अतरित विश्लेष्य कठिन द्रव्य। ये होगा, ये टाइप का सॉल्यूट हमको चाहिए जिसका बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट से ज्यादा है, क्योंकि हमने पहले ही बोल दिया नॉन वोलाटाइल, इसका मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। अभी तुम इसको वाटर के अंदर रखो तो क्या होगा, अभी हमने क्या किया, हमने सॉल्वेंट ले लिया वाटर, सपोज सॉल्वेंट हो गया वाटर जिसका बॉइलिंग पॉइंट है क्या, कितना 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अभी यहाँ पे सिनेरियो क्या है, यहाँ पे सिनेरियो है, हमने क्या किया, हमने वाटर को ले लिया, ये सॉल्वेंट हो गया, इसके अंदर हमने क्या किया, यूरिया को डाल दिया सॉल्यूट, अभी दोनों मिलके क्या हुआ, वाटर यूरिया सॉल्यूशन। ठीक है, अभी वाटर हो गया सॉल्वेंट, यूरिया हो गया सॉल्यूट,
अभी वाटर का बॉइलिंग पॉइंट से यूरिया का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही ज्यादा है। क्यों? वाटर में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक है कंपेयर टू यूरिया, इसीलिए यूरिया को वेपर करने के लिए हमको ज्यादा टेम्परेचर चाहिए। तो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा है? यूरिया का हो गया। तो ये कंटेनर है, इसमें वाटर है। तो इस वाटर हमने ले लिया प्योर सॉल्वेंट। तो ये हो गया क्या? प्योर सॉल्वेंट, इसका वेपर प्रेशर हो गया, ये हो गया वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज दिस। अभी यहाँ पे हमने डाल दिया क्या? यहाँ पे हमने वाटर के साथ यूरिया को डाल दिया, सॉल्यूशन हुआ, वहां पे भी वेपर प्रेशर तैयार हुआ, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अभी यहाँ पे इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है वाटर का, जो उसको हम बोलते हैं प्योर सॉल्वेंट, जहाँ पे वाटर ही है और कुछ नहीं है। और यहाँ पे क्या है? वाटर यूवी का सॉल्यूशन है, जहाँ पे यूरिया में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज्यादा है। अभी हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे क्या? हम लिखेंगे इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, intermolecular force of attraction, urea water solution greater than water। तो जिसका इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो हम लिखेंगे क्या? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन greater than boiling point of यूरिया वाटर। जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा उसका वेपर प्रेशर कम होगा। तो अब लिखेंगे क्या? अभी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन less than vapor pressure of pure solvent water। ठीक है। राउल्स लॉ, राउल से सूत्र, फ्रेंच केमिस्ट राउल्स 1886 observed that partial vapor pressure of a solvent over a solution of a non-volatile solute P, small p, solution, that is vapor pressure of solution is directly proportional to the mole fraction of the solvent in solution। तो इसका मतलब क्या हुआ? अभी देखो, पार्शियल सॉल्वेंट का जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा, जहां पे हमने सॉल्यूशन ले लिया, ठीक है,
तो सॉल्यूशन सपोज हो गया वोलाटाइल, उसके अंदर नॉन वोलाटाइल हमने सॉल्यूट ले लिया। अभी सॉल्यूशन का जो प्रेशर डेवलप होगा वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। আমরা লিখবো যে ফ্রেঞ্চ কেমিস্ট রাউলস প্রথম পর্যবেক্ষণ করেছিলেন যে দ্রবণের মধ্যে উপস্থিত দ্রাবকে আংশিক বাষ্প চাপ, আমি একটু রেকটিফাই করে বলছি যে দ্রবণের মধ্যে উপস্থিত অনুদ্বায়ী দ্রাবকের উপস্থিতিতে দ্রাবকে আংশিক বাষ্পচাপ এটাকে অন্যভাবে আমরা বলতে পারি যে একটা দ্রবণ রয়েছে যার মধ্যে একটি দ্রাবক আছে এবং একটি অনুদ্বায়ী দ্রাবক উপস্থিত, সেক্ষেত্রে আমরা পর্যবেক্ষণ করছি যে দ্রবণের আংশিক বাষ্পচাপ द्रावेर मोल भग्नांशेर साथे समानुपातिक। तो मैथमेटिकली इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं ऐसे, देखो partial pressure of solution, partial vapor pressure of solution is directly proportional to mole fraction of solvent। ठीक है, अभी तुमको ये साफ साफ यहाँ पे मैं बोल दे रहा हूँ, जब हम सबस्क्रिप्ट ए लेंगे और सबस्क्रिप्ट 1 लेंगे, इसका मतलब हम सॉल्वेंट को इंडिकेट कर रहे हैं। यहाँ पे हम लिख देंगे सबस्क्रिप्ट ए और 1 indicates solvent, comma B or 2 indicates solute। तो इस प्रोपोर्शनल साइन को रिमूव करने के लिए हमको एक कांस्टेंट चाहिए, तो हम लिखेंगे और वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू अ कांस्टेंट इज P नॉट इनटू XA। जहां पे हम लिखेंगे क्या, ये P सॉल्यूशन क्या है, पार्शियल वेपर प्रेशर of solution, P naught partial vapor pressure of pure solvent E or 1 a proportional constant। इसको हम पहले लिखना पड़ेगा, P नॉट इक्वल टू अ प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। इसको हम पहले लिखेंगे, ये स्टेटमेंट पहले हम लिखेंगे क्या, P नॉट इक्वल टू अ प्रोपोर्शनल कांस्टेंट which is known as partial vapor pressure of pure solvent A or 1। তাহলে P সলিউশন হলো কি দ্রবণের আংশিক বাষ্পচাপ, P নট হলো একটি সমানুপাতিক ধ্রুবক যাহা বিশুদ্ধ দ্রাবক A বা 1 এর আংশিক বাষ্পচাপ নামে পরিচিত। XA is equal to mole fraction of solvent A। X হলো কি দ্রাবক এর মোল ভগ্নাংশ। तो इसके बेसिस पे हम एक ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं जहाँ पे हम एक्स वाई एक्सिस में प्रेशर को रखेंगे और एक्स एक्सिस के हम में मोल रिफ्रैक्शन रखेंगे। तो ये ग्राफ कैसे होगा, ये हो गया पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हो गया और ये हो गया मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट। अभी पार्शियल प्रेशर तुम जितना बढ़ाओगे मोल फ्रैक्शन उतना बढ़ेगा,
तो ये हो जाएगा क्या, एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, हाँ, अप्रोचिंग टुवर्ड्स ओरिजिन, अप्रोचिंग टुवर्ड्स ओरिजिन हम लिख सकते हैं क्या, और इसको, ये हो गया पहला वाला चीज। अभी ये जो स्टेटमेंट हमने लिखा P सॉल्यूशन इज इक्वल टू P नॉट इंटू एक्स से, इसको हम और एक तरीके से हम लिख सकते हैं क्या, ग्राफ को भी और एक तरीके से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो वो वाला ग्राफ हो जाएगा क्या, तो हमने क्या किया, हमको मालूम है क्या, सॉल्वेंट, सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट भी रहता है, सॉल्यूट भी रहता है, ठीक है ना, हाँ, सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों का रहता है, तो दोनों को मिला के मोल फ्रैक्शन 1 होता है। सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन प्लस सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन हो गया 1 हो गया, ये हमको मालूम है। अभी यहाँ पे सोच लो, ये हो गया यहाँ पे सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन हो गए यहाँ पे 0, ठीक है। अभी सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन यहाँ से जब यहाँ जाएंगे, इसका मोल फ्रैक्शन मैक्सिमम हो जाएगा 1। अब हमको क्या मालूम है, हमको मालूम है क्या, हमको मालूम है सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों रहता है, हाँ, तो हमका क्या मालूम है, वी नो, यहाँ पे पास में ही लिख सकते हैं और नीचे भी लिख सकते हैं, ग्राफ के नीचे भी लिख सकते हैं या पास में भी लिख सकते हैं। वी नो, আমরা জানি मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट हो गया 1, ठीक है ना, हाँ। अभी ले लो, व्हेन x इज इक्वल टू 0, मतलब सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन जब 0 हो जाएगा, तब सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन कितना होगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन 0 है, इसका मतलब सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन यहाँ पे 1 है। अब जब सॉल्वेंट, अभी जब सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन 0 हो जाएगा, तब क्या होगा, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन 0 है, देखो 0 प्लस 1 मिला के 1 हो रहा है, 0 प्लस 1 मिला के 1 हो, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लिख सकते हैं क्या, ये वाला एक्सिस में मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इंक्रीजेस, এরও নিচে লিখবো কি, দ্রাবকের মোল ভগ্নাংশ বৃদ্ধি পায়, इंक्रीजेस, ठीक है। अभी हमने क्या बोला, हमने बोला क्या, जब पार्शियल वेपर प्रेशर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। तो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे सॉल्वेंट के साथ जो प्रेशर डेवलप होगा, सॉल्वेंट के साथ जो प्रेशर डेवलप होगा, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे क्या, ये नॉट, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ सॉल्वेंट ही है। तो यहाँ से यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या, सॉल्वेंट का प्रेशर यहाँ पे बढ़ रहा है, यहाँ पे सॉल्वेंट का प्रेशर 0 था, यहाँ पे सॉल्वेंट का प्रेशर यहाँ पे 0 था, ठीक है, यहाँ पे सॉल्वेंट का प्रेशर 0 था और यहाँ पे मोल फ्रैक्शन का ज्यादा हो गया, इसीलिए यहाँ पे सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन भी ज्यादा हो गया। तो ये हो गया क्या, ये हो गया पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट ए, ठीक है। ये नॉट हो गया क्या, ए দ্রাবকের বিশুদ্ধ দ্রাবক এর আংশিক বাষ্পচাপ, यहाँ पे हम छोड़ देते हैं, ठीक है।